रियलाइजेशन अकाउंट को बनाने के लिए फर्स्ट एंट्री हम पास कर चुके हैं रिगार्डिंग द क्लोजिंग ऑफ ऑल एसेट्स काउंट। अब हमारे पास जो सेकंड एंट्री वो है फॉर क्लोजिंग ऑफ लायबिलिटीज अकाउंट। अब हम क्या करेंगे, सभी के सभी जो हैं जितने भी लायबिलिटीज साइड में अकाउंट्स होते हैं उनको हम क्लोज करेंगे, और लायबिलिटीज अकाउंट्स को, सभी लायबिलिटीज अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए जो एंट्री पास की जाएगी वो क्या पास की जाएगी, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये एंट्री पास की जाएगी सभी लायबिलिटीज अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए, यानी सभी लायबिलिटीज के बैलेंस को जो है वो बैलेंस शीट की सभी लायबिलिटीज के अकाउंट्स को जो है रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करने के लिए ये एंट्री पास की जाएगी। अब देखिए ध्यान से, जब भी हम सभी लायबिलिटीज को यहां से पिक करेंगे और इस एंट्री के बेस पर रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो कुछ बातें आपको जहन में रखनी है। वो बातें कौन कौन सी है? नंबर 1, सबसे पहली बात, फर्स्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस जो है वो बैंक अकाउंट में जो है तो सेपरेटली जो है वो ट्रांसफर किया जाता है। पहली बात, बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस जो है वो यहाँ पर सन्ड्री लायबिलिटीज के रूप में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, पार्टनर्स लोन अकाउंट, PL अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट को भी जो है यहाँ ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, क्योंकि पार्टनर्स का लोन जो है वो सेपरेट बनाया जाता है और उसकी पेमेंट की जाती है। नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट, नंबर 3, अगर किसी भी एसेट्स पर किसी भी लायबिलिटीज से रिलेटेड अगर कोई भी एडजस्टमेंट है, कोई भी क्या है एडजस्टमेंट, तो याद रखना उस एडजस्टमेंट को जो है वो इग्नोर किया जाएगा, उस एडजस्टमेंट को इग्नोर कर दिया जाएगा। वैसे एडजस्टमेंट नहीं होती है लायबिलिटी से रिलेटेड, फिर भी अगर लायबिलिटी साइड में कोई एडजस्टमेंट गिवन है, जैसे क्रेडिटर्स में से प्रोविजन लेस करके दिखाए गए हैं, तो आपने ग्रोस ले जाने हैं, पहली बात, ठीक है जी। उसके बाद 4th नंबर का जो पॉइंट है वो याद रखना कि हमारे पास 7 लायबिलिटीज ऐसी हैं जो 100% आपने ले जानी है, और याद रखना, जहन में ये भी रखना कि इन 7 लायबिलिटीज की पेमेंट आपने 100% करनी है, चाहे कोई इन्फॉर्मेशन उनकी पेमेंट के बारे में हो या ना हो। वो 7 लायबिलिटीज कौन कौन सी होती है लर्न कर लीजिए। नंबर 1, फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो होती है वो होती है क्रेडिटर्स, सेकंड होती है बिल्स पेबल, थर्ड होती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। 4th नंबर की जो होती है आपके पास जो है वो है आउटसाइडर लोन। अगर किसी भी बैंक वगैरह से कहीं से भी लोन लिया है, बाहर की किसी भी पार्टी से, वो लोन। पार्टनर्स रिलेटिव लोन, PR, पार्टनर्स रिलेटिव्स लोन, याद रखना, पार्टनर्स का कोई भी रिलेटिव है उसका लोन है तो वो, ठीक है। उसके साथ साथ प्रोविडेंट फंड का जो पैसा होता है एम्प्लॉइज का वो, और लास्ट में है एम्प्लॉय सेविंग अकाउंट। अगर बिजनेसमैन पार्टनरशिप फर्म में एम्प्लॉइज का कोई भी सेविंग अकाउंट जो है ओपन किया गया था तो वो पैसा देना फर्म की जिम्मेवारी होती है। तो ये जो आपके पास जो है और वो पैसा जो है वो 100% रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाना चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4th, 5th, 6th, 7th और 8th, ये हमारे पास जो है, सॉरी ये एक ही है। देखिए हमारे पास क्रेडिटर्स की लायबिलिटी होती है, बिल्स पेबल की, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, आउटसाइडर लोन की होती है, पार्टनर्स के किसी भी रिलेटिव का लोन है, प्रोविडेंट फंड का अमाउंट है या एम्प्लॉय सेविंग अकाउंट है। अगर ये बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट की ये एसेट्स लायबिलिटी साइड में गिवन है तो याद रखना इनके बैलेंसेस को 100% जो है रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर किया जाएगा। 4th नंबर, 5th नंबर पर जो है वो बात आती है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की, और एक्यूमुलेटेड जो प्रॉफिट्स होते हैं या फंड्स। देखिए जो प्रॉफिट्स पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए हैं, पार्टनर्स हैज राइट टू ऑब्टेन दैट अमाउंट, देयरफॉर वो सभी अकाउंट्स जो हैं वो इसमें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने के बजाय जो है वो
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो देखिए कौन कौन से अकाउंट होते हैं, ध्यान रखना। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, रिजर्व फॉर कंटिंजेंसीज, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी फंड। ये 1 2 3 4 5 6 यहां, और इसके साथ साथ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए क्या होता है कि अगर आपके पास ये कुछ रिजर्व्स और ये कुछ फंड्स 3 अगर बैलेंस शीट की एसेट साइड में गिवन है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में गिवन है, तो ध्यान रखना इनको जो है वो कभी भी जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इनको नॉर्मली जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा बैलेंस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। पर याद रखना इन 3 फंड्स पर क्वेश्चन मार्क है। इन 3 फंड्स के बारे में क्या है, क्वेश्चन मार्क है। वो क्या क्वेश्चन मार्क है, फ्यूचर में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा इसके बारे में, ठीक है। 5th पॉइंट, पॉइंट नंबर 6 है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स या करंट अकाउंट्स का बैलेंस बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में गिवन है, तो वो भी जो है वो रिलेशन अकाउंट में नहीं जाएगा। और 7th नंबर का पॉइंट है जो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7th नंबर का पॉइंट। देखिए 7th नंबर पॉइंट है कि याद रखना एसेट साइड से कोई लायबिलिटीज एज्यूम करनी पड़ सकती है। एसेट साइड से किसी भी लायबिलिटी को एज्यूम करना पड़ सकता है। जैसे अगर प्रोविजन आपने इग्नोर किया था तो प्रोविजन लायबिलिटी मानकर जो है मानना पड़ेगा। और इसके साथ साथ अगर आपने जो है वो किसी और टाइप का जो है आपके पास जो है स्टॉक में से कोई लोडिंग डिडक्ट की गई थी, तो उसको इधर जो है लायबिलिटी मानकर जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करनी पड़ेगी। और याद रखना इसके साथ साथ मैं यहां पर थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूं, 7th नंबर की एंट्री याद रखना। 7th नंबर की एंट्री है, एक तो है प्रोविजन फॉर डेटर्स के लिए। अगर प्रोविजन फॉर डेटर्स जो एसेट साइड में थे उनको भी यूज करना है, या लोडिंग वगैरह गिवन है तो उसको भी यूज करना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, अगर आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन है, ये तो गिवन होगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, ये आएगा एसेट साइड से। तो याद रखना इन तीनों को सन्ड्री लायबिलिटीज की तरह जो है वो बैलेंस शीट की जो है रियलाइजेशन अकाउंट की जो है वो क्रेडिट साइड में ट्रांसफर किया जाएगा। तो देखिए बेटा, देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि जब भी आप जो है लायबिलिटीज अकाउंट्स को क्लोज करोगे तो एंट्री ये पास की जाएगी। और 7 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो आपने अपने माइंड में रखने हैं। 7 बातें आपने अपने माइंड में रखनी है। पहली बात है, बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस नहीं जाएगा, पार्टनर्स लोन का बैलेंस नहीं जाएगा, लायबिलिटीज में अगर कोई एडजस्टमेंट की गई है तो इसको इग्नोर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर्स, बीपी और ये जो 7 अकाउंट्स हैं इनको 100% जो है रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इन रिजर्व्स का पैसा बिना किसी कंडीशन के पार्टनर्स के करंट या कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। इन पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लागू होंगी, वो कब होंगी, कैसे होंगी, वो मैं बाद में बात करूंगा। 6th नंबर पर है आपके पास है कि जो आपके पास जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के बैलेंस अगर गिवन है तो ट्रांसफर नहीं होंगे। और 7th नंबर पर है कि अगर 3 तरह के प्रोविजन है, जो 2 तो आते हैं एसेट साइड से और एक इनका अपना होता है लायबिलिटी साइड में गिवन होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो उसको भी जो है वो उसको इन तीनों को जो है लायबिलिटी से जो है एज्यूम करके एसेट रियलाइजेशन अकाउंट की जो है क्रेडिट साइड में ट्रांसफर किया जाएगा। पर अब 1-2 बात और समझ लीजिए। देखिए, पहली बात तो ये याद रखना है, ये ना इसके साथ आता है 1 2 3 4 और 5, ये 5 रिजर्व्स या फंड ऐसे हैं जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी फंड है,
ये यहां से पिक करने के बाद रिलाइजेशन अकाउंट में जाएगा या नहीं जाएगा, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में जो है एसेट साइड में कंसर्न्ड एसेट गिवन है या नहीं, जिस पर्पज के लिए वो फंड बनाया गया है। अगर मान लीजिए बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जो है आपके पास जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है और उधर एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट जाएगा बैलेंस रिलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो ध्यान रखना इन्वेस्टमेंट के पीछे 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 जो है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन भी हो जाएगा, यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को भी रिलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा एज एन लायबिलिटी। ओके डन, ठीक है। इसी तरह से अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड है या रिजर्व है और एसेट साइड में जॉइंट लाइफ पॉलिसी गिवन है, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी कहां जाती है रिलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, तो ये जाएगा रिलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। यानी अगर कंसर्न एसेट्स जिनसे रिलेटेड आपने फंड जनरेट किया है, अगर वो एसेट्स गिवन है, फिर तो जैसे एसेट जाती है रिलेशन अकाउंट में तो वो लायबिलिटी के रूप में लायबिलिटी साइड में वो रिलेशन अकाउंट में चली जाएंगी। ठीक है, ये याद रखना, अगर कंसर्न फंड गिवन नहीं है तो फिर ये जो पैसा है, ये पैसा जो है वो ये जो अमाउंट है ये पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नंबर 1 याद रखना, इनकी पेमेंट आपने 100% करनी है। ये एक बोगस सा कंसेप्ट है, कोई यूज नहीं है। याद रखना आपके पास ये जो 3 प्रोविजंस हैं, 3 अमाउंट, ये रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर तो किए जाते हैं पर इनकी पेमेंट नहीं की जाती है, इनकी पेमेंट नहीं की जाती है। और एक बात और समझ लीजिए, जब हमने एसेट्स अकाउंट को क्लोज किया था वहां एक बात और ऐड कर रहा हूं मैं, वहां एक पॉइंट ये है कि अगर लायबिलिटी साइड में किसी लायबिलिटी में से कोई एडजस्टमेंट कर रखी है तो जो एडजस्टमेंट अमाउंट है उसको एसेट मानकर जो है वो रिलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो ये है हमारे पास कि जब रिलाइजेशन अकाउंट तैयार किए जाते हैं तो उसकी फर्स्ट 2 एंट्रीज जो हैं वो कौन कौन सी पास की जाती हैं, यानी एसेट्स अकाउंट को कैसे क्लोज किया जाता है और लायबिलिटीज अकाउंट्स को जो है वो कैसे क्लोज किया जाता है, कैसे नहीं। हमने जो है रिलाइजेशन अकाउंट में एसेट भी ट्रांसफर कर दी बैलेंस शीट से और लायबिलिटीज को भी जो है वो जो है रिलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। अब ऑल एसेट्स जो हैं वो और लायबिलिटीज जो हैं वो जो है रिलाइजेशन अकाउंट का पार्ट बन चुके हैं। तो नाउ द क्वेश्चन अराइज होता है एसेट्स को बेचने का और लायबिलिटीज की पेमेंट करने का। तो थर्ड जो एंट्री की जाती है रिलाइजेशन अकाउंट को बनाने के लिए वो होती है फॉर रिलाइजेशन ऑफ एसेट्स। जो थर्ड एंट्री पास की जाती है रिलाइजेशन अकाउंट को बनाने के लिए वो की जाती है फॉर रिलाइजेशन ऑफ एसेट्स। अब हम सभी एसेट्स को बेचेंगे, सभी एसेट्स को बेचा जाएगा। अब यहां पर एक बात हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट इंपॉर्टेंट, इफ एनी एसेट इज सोल्ड, तब आपने मेंशन करना है यहां पर अगर किसी एसेट्स को कितने में बेचा गया है, किसी स्पेसिफिक एसेट्स को कितने में बेचा गया है, कितने में नहीं, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ध्यान रखना ये एज्यूम किया जाएगा कि वो एसेट सोल्ड नहीं हुई है। जब भी एसेट सोल्ड की जाएंगी तो पैसा आएगा पार्टनरशिप फर्म के पास, तो यानी बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट। और क्योंकि सभी एसेट्स जो है वो हैंड ओवर कर दी गई है कौन से अकाउंट में, रिलाइजेशन अकाउंट में, इसीलिए रिलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो रिलाइजेशन अकाउंट यानी जब भी एसेट बेची जाएगी तो ये एंट्री पास की जाएगी बीइंग सेल ऑफ ऑल एसेट्स। जब भी एसेट बेची जाएंगी एंट्री की जाएंगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन, यानी बाय बैंक जो है यहाँ पर मेंशन कर दिया जाएगा किस अमाउंट से, जिस अमाउंट से एसेट बिकेगी। अब यहाँ पर जो बातें ध्यान रखनी है, नंबर 1 फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है सोल्ड के बारे में, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि कितने की बिकी एसेट, तभी रिकॉर्डिंग करनी है। यस अगर है तो जितने की बिकी है उसको रिकॉर्ड कर दिया जाता है, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इग्नोर कर दिया जाता है, तो ये एज्यूम किया जाता है कि एसेट नहीं बिकी है, नंबर 1। नंबर 2, सभी एसेट्स बेचनी है, सभी एसेट्स जो है वो सोल्ड करनी है, सभी के सभी एसेट्स, चाहे दोबारा सुन लीजिए, सभी एसेट्स कंसीडर करनी है रिकॉर्डिंग करने के लिए जो सोल्ड की जा रही हैं, चाहे वो रिकॉर्डेड है या अनरिकॉर्डेड है। दोबारा सुन लीजिए, चाहे वे रिकॉर्डेड है या क्या है, अनरिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड का मतलब यह है कि चाहे वो बैलेंस शीट के ऐसे साइड में गिवन थी या नहीं थी। मान लीजिए आपको पता लगता है कि एक टाइपराइटर है जो बैलेंस शीट में शो नहीं किया था, बैलेंस शीट जब बनाई थी फर्म के बिजनेस के समय, पर उसको बेच दिया गया है। तो बेच दिया गया है तो आपने सीधा जो एंट्री करनी है यहां पर करनी है, ठीक है जी, फॉर रिलाइजेशन ऑफ एसेट। सबसे इसके 2 पार्ट बनते हैं,
कि पहली बात तो ये है कि जब कैश में सेल्स की जाती है, कैश में सेल्स की जाती है, कैश में सोल्ड किया जाता है एसेट्स को। और कई बार क्या होता है, कोई पार्टनर्स भी ले लेता है एग्रीड प्राइस पर। अगर कोई पार्टनर ले रहा है एसेट्स को, यानी तो उसका नाम यहां पर लग दिया जाता है पार्टनर्स कैपिटल काउंट, या अगर कैपिटल काउंट नहीं है, करंट अकाउंट है, तो पार्टनर करंट अकाउंट। याद रखना, जब भी कोई एसेट बिकेगी बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। बट अगर एसेट को कोई पार्टनर एग्रीड प्राइस पर ले रहा है, तो जिस प्राइस पर पार्टनर्स द्वारा लिया जाएगा, उस प्राइस पर जो है उस एसेट उस प्राइस पर जो है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। देखिए दोबारा से सुन लीजिए, एसेट्स जो है वो या तो कैश में बिक सकती हैं, या फिर कोई पार्टनर्स जो है एसेट्स को टेक ओवर कर सकता है। अगर एसेट कैश में बिक रही है तो बाय बैंक आ जाएगा। अगर कोई पार्टनर्स ले रहा है तो पार्टनर्स का नाम जो है या उस पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट जो है वो मेंशन कर दिया जाएगा। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, सबसे पहली बात ध्यान रखना, इंफॉर्मेशन गिवन है, बेची गई है तो लिखना है, नहीं बेची गई है तो इग्नोर करना है, ठीक है। और ध्यान रखना सेकंड कंसेप्ट ये है कि अगर आपके पास जो है एसेट जो है वो चाहे वो रिकॉर्डेड है, यानी यहाँ ट्रांसफर की गई थी या नहीं की गई थी, अगर बेची गई है तो जो भी अमाउंट आएगा वो उसका ट्रीटमेंट इस ढंग से किया जाएगा। नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड, अगर किसी भी एसेट को किसी भी लायबिलिटी की पेमेंट के लिए यूज किया जा रहा है, किसी भी लायबिलिटीज की पेमेंट के लिए, किसी भी लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए यूज किया जा रहा है, तो ध्यान रखना उसको एसेट देने की कोई भी एंट्री पास नहीं की जाएगी लायबिलिटीज को। कैसे? मान लीजिए आपने बैंक का लोन देना था 50,000 रुपये का, और बैंक वाले कहते हैं कि हम आपके पास आपके ऑफिस में सोफा सेट जो है वो रखा हुआ है, उसको हम रख रहे हैं, हम उसको अपने जो लोन है 50,000, ठीक है, जो हमने आपसे लेना है, ठीक है, हम 20,000 रुपीज़ में आपका सोफ़ा रख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपका फर्नीचर सोफ़ा सेट जो है बैंक ले रहे हैं वो 20,000 रुपये का उन्होंने उसकी वैल्यू मानी है। अब ये 20,000 रुपये जो है 20,000 रुपीज़ की एसेट देने की, जो सोफ़ा सेट आपने दिया है उसकी रिकॉर्डिंग कुछ नहीं की जाएगी, सिर्फ नेट पेमेंट जो करनी है बैंक को वो नेट पेमेंट जो है की जाएगी। यानी 50,000 रुपीज़ बैंक को देने थे, 20,000 रुपये का बैंक ने सोफ़ा सेट रख लिया, तो अब जो है वो 30,000 की पेमेंट करने की एंट्री की जाएगी। तो सबसे पहली बात ये है, थर्ड पॉइंट है कि जब भी एसेट्स को बेचा जाता है, कैश में बेचा जाता है, तो एंट्री ये की जाती है। अगर पार्टनर्स लेते हैं, अगर पार्टनर्स द्वारा जो है अगर एसेट को लिया जाता है तो उसकी ये एंट्री की जाती है, ठीक है, बी पार्ट में। और जब भी ये एंट्री करते हैं तो 3 बातें हम नॉर्मली जो है वो माइंड में रखते हैं। अब उसके बाद आती है आपके पास कि 4th नंबर के एसेट बेस्ड दी अब फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। देखिए जब भी लायबिलिटीज की पेमेंट की जाएगी, सबसे पहली बात तो यही है कि अगर लायबिलिटी की पेमेंट जो है कैश में की जा रही है, अगर कैश में की जा रही है तो रिवर्स एंट्री कर दी जाएगी। रिवर्स एंट्री कैश में की जा रही है, अगर रिवर्स एंट्री यानी पहले एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब एंट्री क्या होगी, अगर कैश में की जा रही है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक की लायबिलिटी की पेमेंट कर दी आपने, ये एंट्री की जाएगी जब भी लायबिलिटीज की पेमेंट की जाएगी। नंबर 1, अगर इफ एनी पार्टनर इज एग्रीड, अगर कोई भी पार्टनर जो है वो लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए एग्री हो जाता है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट तो किया जाएगा पार्टनर। अगर कोई भी पार्टनर जो है एग्री हो जाता है लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए, तो एंट्री क्या की जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट को तो डेबिट किया जाएगा, बट बैंक की जगह जो है पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। याद रखना इस चीज को। देखिए जब बिकी थी, पैसा आया था बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, या पार्टनर्स ने ली थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू या करंट अकाउंट टू रियलाइजेशन। अब पेमेंट की जा रही है तो कैश रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा, BANK,
बैंक होगा, और अगर कोई पार्टनर एग्री हो रहा है एसेट लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए तो एंट्री की जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट, जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होगी। अब एक बात सुनिए, जब भी ये दो एंट्रीज पास की जाएंगी, बिल्कुल आपने कुछ बातें ध्यान रखनी है। जब भी पेमेंट की एंट्री की जाएगी, सबसे पहली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट है, चाहे तो रिकॉर्डेड है लायबिलिटी चाहे है अनरिकॉर्डेड, अगर पेमेंट करने के बारे में कहा गया है तो पेमेंट जरूर करनी है लायबिलिटी की, ये ध्यान रखना पहली बात। और दूसरी बात, हमने जो है 7 लायबिलिटीज ऐसी डिस्कस की हैं जिनकी पेमेंट 100% करनी है। याद रखना, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसके बाद है आउटसाइडर लोन्स, पार्टनर्स के किसी भी रिलेटिव का लोन, मान लीजिए एक्स पार्टनर है, एक्स की वाइफ का लोन, एक्स के चिल्ड्रंस का लोन, ठीक है, वो सारे के सारे, उसके प्रोविडेंट फंड का कोई भी अमाउंट है, और एम्प्लॉय सेविंग अकाउंट्स। याद रखना, इन 7 की पेमेंट आपने 100% करनी है, चाहे क्वेश्चन में कुछ कहा जाए या ना कहा जाए, 100% जो है ये 7 पेमेंट्स आपने जरूर करनी है, अगर कुछ भी मेंशन ना हो। तो ये है हमारे पास फोर्थ एंट्री है रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स की, और फिर उसके बाद है फॉर मेकिंग पेमेंट। देखिए, पहले हमने एसेट अकाउंट को क्लोज कर दिया, फिर लायबिलिटीज अकाउंट को क्लोज कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट में उनको ट्रांसफर कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू एसेट्स को सोल्ड कर दिया या पार्टनर्स ने ले लिया, रियलाइजेशन के थ्रू लायबिलिटीज की पेमेंट कर दी या किसी पार्टनर्स ने लायबिलिटी की पेमेंट कर दी थ्रू रियलाइजेशन, ठीक है। अब बात आती है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की, 5th पॉइंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। आपको पता है, जब भी एसेट को बेचा जाएगा या लायबिलिटीज की पेमेंट की जाएगी तो कुछ पर्सनैलिटीज की सर्विसेज को यूज किया जाएगा, और जब भी हम एसेट को बेचते हैं या लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं तो कुछ खर्चे करने पड़ते हैं जिनको हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, देखिए सीधी सिंपल सी बात ये है, बिल्कुल जैसे लायबिलिटीज की पेमेंट करते हैं, फर्स्ट जो पेमेंट की जाती है वही एंट्री होगी। और अगर कोई पार्टनर ये कहता है कि मैं जो है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की जो पेमेंट है मैं करूंगा, तो अगर कोई पार्टनर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट करता है तो वो सेम टू सेम एंट्री वही है जो लायबिलिटी की पेमेंट करने की होती है। यानी फर्स्ट एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस से, और दूसरी अगर कोई पार्टनर करता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, वो एंट्री कर दी जाएगी। 6 नंबर पर 6 स्टेज क्या है, वो है क्लोजिंग ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, क्लोजिंग ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए लास्ट में जाकर जो है वो 6th स्टेज पे जाकर जो है, फर्स्ट स्टेज पे एसेट ट्रांसफर की जाती हैं, सेकंड स्टेज पर लायबिलिटी ट्रांसफर की जाती हैं, थर्ड स्टेज पर एसेट बेची जाती हैं, फोर्थ स्टेज पर लायबिलिटी की पेमेंट कर दी जाती है, 5th स्टेज पर रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस की पेमेंट कर दी जाती है, और 6th स्टेज पर जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है। क्लोज करने से अगर आपके क्रेडिट साइड वो इट इज ग्रेटर देन डेबिट साइड तो जो प्रॉफिट होगा, और अगर इफ डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड तो क्या होगा, आपके पास लॉस होगा, प्रॉफिट और लॉस। दिस प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर, या तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, या पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सीयू का मतलब करंट अकाउंट, ठीक है। लॉस का भी या तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, या पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा जो भी लॉस होगा। यानी एंट्री क्या की जाएगी, अगर प्रॉफिट होगा तो एंट्री क्या की जाएगी प्रॉफिट की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, और अगर लॉस होगा तो क्या किया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये है हमारे पास एक टॉपिक। यहाँ पर बार बार मैं पार्टनर्स पीसी वर्ड यूज करूँ। पहला पीसी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए है, दूसरा पीसी है पार्टनर्स करंट अकाउंट के लिए। तो ये है हमारे पास एक टॉपिक कि हाउ द रियलाइजेशन अकाउंट आर प्रिपेयर। तो मैंने आपको सारी के सारे कंसेप्ट जो है आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ कि कहाँ पर कब
कैसे होगा क्या नहीं होगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स ने जो है बेटर वे से ये लेक्चर जो है मेरा सुनना है, ठीक है, और जो भी इसमें बोला गया है उसके बेसिस पर आपने जो है नोट्स तैयार करने हैं। तो ये था हमारे पास, जब भी पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस को क्लोज किया जाता है तो उस समय जो है क्लोजिंग के समय जो है 4 जो मेन इंपॉर्टेंट अकाउंट्स बनाए जाते हैं, उनमें से फर्स्ट अकाउंट्स यानी रियलाइजेशन अकाउंट वो कैसे तैयार किया जाता है उसके बारे में जो है मैंने ये आपके साथ क्या की है, डिस्कशन की है। थैंक यू।